गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखिए बच्चों, आपको हम टेंस पढ़ा रहे थे और टेंस में आपको पास्ट सिंपल टेंस मैंने करीब करीब पूरा पढ़ा दिया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टेंस। आगे वाला टेंस जो है बच्चों कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, वो हम पढ़ाएंगे। बट फर्स्ट लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो बच्चों। पहला सेंटेंस जरा ध्यान से देखो आप क्या लिखा हुआ है। बच्चों बोर्ड के ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ये है, सोफिया डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। सोफिया कल स्कूल नहीं गई। अब बच्चों जैसे सोफिया कल स्कूल नहीं गई तो आप जानते हो इस वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है। बच्चों आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि इस वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों आपको समझाया जा चुका है कि जिन वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या जिन वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, ऐसे वाक्यों में बच्चों हमेशा क्या होता है जरा बताना? ऐसे वाक्यों का टेंस पास्ट सिंपल होता है। क्यों आया? तो पास्ट सिंपल टेंस आने की वजह बच्चों सीधी सी है। आप जान गए कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं? यस्टरडे का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों सारांश जो है इसका वो ये है कि दिस टेंस इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज और इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस टेंस का प्रयोग बच्चों आप किसके लिए करते हो? कुछ ऐसे इवेंट्स, देखो इवेंट्स यानी होता है घटनाएं, ठीक है, विच टुक प्लेस, which took place in the past, ठीक है, in the past यानी ऐसी घटनाएं बच्चों जो भूतकाल में घटित हुई है ना, which events which took place in the past and have no connection with the present। और प्रेजेंट से बच्चों इनका किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? कोई जुड़ाव नहीं होता है, कनेक्शन विद द प्रेजेंट। तो बच्चों पहला वाला इसका यूज यही है कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहां करते हैं आप? ध्यान दो बच्चों, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग जो है आप ऐसी स्थिति में करते हो कि इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में घटित हुई थी, एंड विच आर नॉट कनेक्टेड, और विच हैव नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और जिनका प्रेजेंट से किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? जिनका बच्चों प्रेजेंट से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। तो बच्चों ये उतारो आप। अब बच्चों दूसरी बात समझो। जैसे एक सेंटेंस दिया मैंने आपको, ही वेंट टू द पिक्चर्स। क्या बोला मैंने? ही वेंट टू द पिक्चर्स, और दे दिया एवरी संडे। तो बच्चों आपको ये तो पता है कि एवरी संडे एवरी मंडे इसका प्रयोग तो कहां होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। लेकिन ऐसा भी तो मैंने कई बार समझाया है कि बच्चों अगर सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, अगर बच्चों सेंटेंस किसी स्टोरी का पार्ट है और इट नरेट्स ए पास्ट इंसिडेंट या पास्ट इवेंट, अगर ये किसी भूतकालीन घटना को बच्चों नरेट करता है, तो आप क्या करते हो कि ये जो प्रेजेंट सिंपल के जितने भी एडवर्बियल्स हैं इनका प्रयोग बच्चों आप पास्ट सिंपल में भी करते हो। तो यहां बच्चों ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है, इस सेंटेंस को पढ़िए बच्चों, जो निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए वो सिर्फ इतना है कि इट इज यूज फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट। तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकला? हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग आपने इस प्रकार की जो पास्ट इवेंट्स हैं उनके लिए प्रयोग किया जो पास्ट में ही घटित हो गई हैं और प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ही वेंट टू द पिक्चर्स एवरी संडे, तो ये बच्चों हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट को बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक सेंटेंस और आप देखते हो, जैसे बच्चों कई बार कहते हैं जी, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो क्या करता? आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। जरा देखना, इफ आई वर ए बर्ड, देखना, इफ आई वर ए बर्ड। अब बच्चों आपने क्या लिखा? यहां वर का प्रयोग किया, पास्ट सिंपल है, यहां विल का वुड करो, आई वुड, ठीक है, फ्लाई, फिर है बच्चों हाई, फिर है बच्चों इन द, और फिर है स्काई, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप देख रहे हो कि फ्लाई हाई इन द स्काई, ये बच्चों स्वर मैत्री है, इसको अंग्रेजी में एसोनेंस कहा जाता है, हिंदी में इसको बैण सगाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो बच्चों एसोनेंस, क्या है
ये बच्चों अंग्रेजी का अलंकार है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास। क्या बोलते हैं? अंत्यानुप्रास। अब प्रश्न ये है कि आप ये कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आप इसको बेण सगाई बता रहे थे। देखो बच्चों अंत्यानुप्रास है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है बेण सगाई। क्या होता है? बेण सगाई। एक तो इसका ये प्रकार होता है, और एक होता है बच्चों तुकबंदी, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? राइम स्कीम कहते हैं। क्लियर है? तो अंत्यानुप्रास का मतलब यह है बच्चों कि जैसे कई बार आप ये कहते हैं कि कोई शब्द इस तरीके से मिला देते हैं, जैसे सब जाति फटी, ये आ गया ना, सब जाति फटी दुक्की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी निगटी रुचि मीचू घटियु घटी जग जीव जतन की झूठी तटी। कई बार ई ध्वनित हो रहा है, इसको कहते हैं बेण सगाई। स्वर की आवाज बज रही है, तिये की, ठीक है, तिये की लखा तुरता पिए की अचिया अति चारू भरी जल चुए, तो तिये पिए ये बिदरा ना, ये बात है। तो ये बच्चों बीच में मिलता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? इसको बेण सगाई कहते हैं। और लास्ट में मिलता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? तुकबंदी कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सह प्लस आगर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपिस्ती लोग उजागर, तो उजागर तो बच्चों उज प्लस आगर, आगर उधर भी आ रहा है। तो ये जब लास्ट में आता है तो दैट्स व्हाट यू कॉल राइम स्कीम। जब अंत में आता है तो आप उसको राइम स्कीम और हिंदी में उसको तुकबंदी कहते हैं। और बच्चों अगर बीच में आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? तब बच्चों आप उसको, जैसे आपने क्या बोला, फ्लाई हाई इन द स्काई, तो फ्लाई फल प्लस आई, हाई है प्लस आई, इन द स्काई स्क प्लस आई, तो बच्चों आई आ रहा ना। तो ये बच्चों आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं एसोनेंस। और लास्ट में आता है जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब लास्ट में क्या आ गया? स्ट प्लस आर, आर की आवाज आ रही। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार आर मिल गया ना, वही है बच्चों। ये दो प्रकार से जुगाड़ मिलता है, लास्ट में मिलता है तो आप उसको तुकबंदी कहते हैं, बीच बीच में मिलता है तो एसोनेंस हिंदी में स्वर मैत्री है, उसको क्या बोलते हैं? बेण सगाई कहते हैं। तो बच्चों ये बातें आपने समझी। आपका सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, तो बच्चों इसका क्या निष्कर्ष निकाला आपने? तो इसका निष्कर्ष ये निकाला कि इसका प्रयोग बच्चों भूतकाल में शर्त वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शर्त वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। और ये शर्त बच्चों प्राय क्या होती है? पूरी होने वाली नहीं होती है ना, ये ऐसी शर्त कभी पूरी होने वाली नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज एक्सप्रेस सर्टेन कंडीशंस एंड सपोजिशंस। ठीक है, ये कुछ कंडीशन और सपोजिशन को बताते हैं। एंड दूसरी बात ये बच्चों, इट इज अ कंडीशन विच द स्पीकर थिंक्स unlikely to be fulfilled or a condition which is contrary to the fact। आ गई ये बात समझ में बच्चों? इस पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग पास्ट टेंस में क्या किया जाता है? कुछ कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस सम कंडीशंस या सपोजिशंस। सपोजिशन यानी क्या होता है? कोई मान्यता है, कल्पना। तो कुछ कंडीशन या कुछ सपोजिशंस जो है बच्चों, उनके लिए भी आप इसका प्रयोग करते हो। और ये जो कंडीशन होती हैं ये बच्चों के नॉट बी फुलफिल्ड, अर्थात हम जानते हैं कि ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अब इसके अलावा बच्चों आप देखो, इस टेंस का प्रयोग बच्चों आप कहाँ करते हो? ऐतिहासिक घटनाओं के लिए करते हो, खोज आविष्कार वगैरह है तो उसके लिए भी करते हो। जैसे आपको उदाहरण दिया था मैंने, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो बच्चों उसने खोज की थी। उसी तरीके से आपसे अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि साहब ये बताओ मुझे तो कि जो क्रेस्कोग्राफ है उसको किसने इन्वेंट किया, तो आपका जवाब क्या होगा? एक बच्चों जीके का सवाल है, साइंस की जीके। ये मैंने आपसे पूछा कि सर जगदीश चंद्र बसु जो थे वो बच्चों कौन थे? हमारे इंडिया के थे, वेस्ट बंगाली थे, वो वेस्ट बंगाल के थे। एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड अस दैट, और उन्होंने सबसे पहले हमको बताया, क्या बताया? दैट प्लांट्स आल्सो कैन ब्रीथ एंड फील, कि पौधे भी सांस ले सकते हैं, पौधे भी महसूस कर सकते हैं। ये बात सबसे पहले हमको किसने बताई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज टोल्ड बाई सर जेसी बॉस। सबसे पहले बच्चों ये बात जो है सर जेसी बॉस के द्वारा बताई गई, दैट प्लांट्स आल्सो कैन ब्रीथ एंड फील, पौधे भी सांस ले सकते हैं, पौधे भी बच्चों महसूस कर सकते हैं हमारी तरह, तो पौधे सजीव होते हैं। अब इन ऑर्डर टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट्स और द ट्रीज, पौधों जिन्हें विज्ञान की भाषा में पादप कहते हैं, कि सेंसिटिविटी मानी संवेदनशीलता को मापने के लिए सबसे पहले एक मशीन बनाई गई जिसको कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ, एंड दैट वाज इन्वेंटेड बाय सर जेसी बॉस हिमसेल्फ। बच्चों लिखना, जेसी बॉस
माने जानते हो कौन है? इसको कहते हैं सर जगदीश चंद्र बसु। अब आपको साहब अंग्रेजी में बॉस, हिंदी में बसु, ये चक्कर तो मेरी भी समझ से बाहर है, पर है तो है, ये तो ऐसे चलता है ना। तो लिख दो आप तो जैसी बॉस। अब बच्चों आपने क्या किया, इसने देखो इन्वेंटेड, तो जानते हैं इन्वेंटेड यानी क्या होता है? आविष्कार किया, इजाद किया। क्या? तो बच्चों आप क्या करोगे बताओ? द क्रेस्कोग्राफ। अब बच्चों मैंने आपको क्या किया, यहां देखना आप, यहां पर द का प्रयोग किया है मैंने, क्यों किया है? एडिशन इन्वेंटेड नॉट ओनली द फिल्म प्रोजेक्टर बट ऑल्सो इलेक्ट्रिक बल्ब। या बच्चों, एडिशन इन्वेंटेड नॉट ओनली द इलेक्ट्रिक बल्ब बट ऑल्सो द फिल्म प्रोजेक्टर। क्या कहना चाहता हूं मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि जो आविष्कार होते हैं वो भूतकाल में किए जाते हैं। तो बच्चों आविष्कार अगर किसी ने भूतकाल में किया है तो पास्ट सिंपल आएगा। आविष्कार के नाम से पहले द लगाना चाहिए। अगर किसी ने खोज की है तो भी आएगा। अब जैसे अपन कहते हैं साहब ये जो सिकंदर था ना, आया था भारत में, तो आप क्या करोगे बच्चों? अलेक्जेंडर। देखना जरा, भूतकाल की घटना बता रहा हूं। अलेक्जेंडर, फिर है इन्वेडेड। ध्यान देना बच्चों, इन्वेडेड, इसको कहते हैं, अटैक्ड। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अलेक्जेंडर इन्वेडेड यानी अलेक्जेंडर ने हमला किया या अटैक किया ऑन इंडिया। कहां पर किया बच्चों? इंडिया पर किया। कब किया जरा बताना? 3-2 गुणा करो, 3-2 ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको बीसी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये डेट याद करने की तरकीब है, नहीं तो हम भूलते ही रहे। मैं तो बार बार इस डेट को भूलता रहा हूं। तो उसका एक तरीका बच्चों मैंने ये ईजाद किया है कि मैं 3-2 तो याद रखता हूं और 3-2 को गुणा करके फिर 6 याद रह जाते हैं मेरे को। नहीं, कभी मैं 326 बोलता हूं, कभी 323 बोलता हूं, कभी 322 बोलता हूं। तो ये कंफ्यूजन जो है दूर करने के लिए बीसी का मतलब बताया बच्चों, बिफोर क्रिस्ट होता है। क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, माने ईसा के जन्म से पहले होगा। तो उसको आप क्या कहोगे? ईसा पूर्व कहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े बड़ों को नहीं आती है ना। और वो क्या करते हैं जो लोग जो है बच्चों, जो BA में पास कर चुके होते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि बताओ एडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताओ क्या बोलते हैं? वो कहते हैं बिफोर क्रिस्ट है तो ये आफ्टर डेथ है, आफ्टर डेथ। लेकिन बच्चों एडी की फुल फॉर्म आफ्टर डेथ नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है अन्नो डोमिनी। क्या होती है? अन्नो डोमिनी लैटिन का शब्द है। हालांकि ये अलग बात है कि इसका मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, इसका मीनिंग वही होता है। लेकिन आप आफ्टर डेथ नहीं बोल सकते। जैसे बच्चों एक गणित में बार बार सब आपको गणित वाले सर पढ़ाते हैं तो एक शब्द यूं लिखते हैं, एक यूं लिखते हैं, फिर क्या कहते हैं वो? 2 × 3 = 4, ठीक है। सॉरी 2 × 3 = 6 कर देंगे वो। फिर कई बार बच्चों ये शब्द दैट इज, और इसका उच्चारण करेंगे वो दैट इज। क्या करेंगे? तो बच्चों दैट इज का मतलब होता है अर्थात। क्या होता है जरा बताना? अर्थात। ये हलंत क्यों लगाया मैंने? जो हट के अनुसार काम करेगा वो काम होगा हठात, जो बल के अनुसार काम होगा वो होगा बलात्, और जो अर्थ के अनुसार काम होगा वो क्या होगा? वो अर्थात होगा। जो अक्षम के अनुसार काम होगा अकस्म, वो अक्षमात होगा। क्या होगा? वो अक्षमात होगा। इसका मतलब आत यानी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू के अनुसार। तो बच्चों इसको दैट इज बोलते हैं। लेकिन मुझे बताओ टी कहां आ रहा है, आई कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म दैट इज नहीं है। दैट इज तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए बोल देते हैं वो, बाकी इसकी जो एग्जैक्ट फुल फॉर्म है वो है इड, और ई की होगी बच्चों EST। अब बोलो इडेस्ट, ये लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थात। ये अलग बात है कि इडेस्ट का मतलब दैट इज ही होता है, लेकिन अगर वो इडेस्ट बोलेंगे तो फिर तुम सोचोगे यार इडेस्ट क्या है। इसलिए वो आपकी सुविधा के लिए, उनको सब आता होगा पर वो आपके लिए ऐसा नहीं उनको नहीं आता, मास्टर को सब आता है, पर वो आपकी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि भाई बच्चा समझ जाए, बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए वो बताते हैं। और बच्चों फिर मैं जानता हूं, मेरा ये भी काम है कि असल बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊं, इसलिए फिर मैंने आपको बताई। अब जरा देखना, ये इन्वेडेड के बाद ऑन का प्रयोग हो रहा है बच्चों, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, कई बार समझाया है मैंने। द वर्ब अटैक और इन्वेडेड कैन नेवर बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑन। इन्वेड का मतलब होता है बच्चों किसी पर हमला करना। अब आप किसी पर हमला करना दो बार थोड़ी बोलो ये, इसलिए ध्यान दो, इन दोनों के बाद में ऑन नहीं आता। अब सेंटेंस क्या है? अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 एंड 326 BC। तो बच्चों आपने क्या जाना? आपने ये जाना बच्चों कि कोई भी भूतकाल की घटना हो, ठीक है, कोई भी भूतकाल की घटना हो, जैसे बच्चों पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट है, और क्या है? इन्वेंशन यानी क्या होता है? इन्वेंशन यानी आविष्कार होते हैं, ये आविष्कार है, ठीक है। कोई खोज है, भूतकाल में की गई डिस्कवरी है। तो इन सब के लिए आपको कौन से टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए?
इन सब के लिए बच्चों आपको पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद में आपको एक सबसे अहम बात है ना, वो जानना जरूरी है, वो बता देता हूं। जरा पहला सेंटेंस जो है, पहले इसको मिटाओ और देखो। ये तो बच्चों मैं मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। अब काम की बात है बच्चों, जो परीक्षा में आती है उस पर आपको गौर फरमाना है। किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आपको जवाब देने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। एक सेंटेंस दे रहा हूं, आई विश यू खालिस्तान फाइट, ठीक है, दिस इलेक्शन। ये सेंटेंस बच्चों परीक्षा में अगर आ गया तो बताओ क्या भरोगे। ध्यान दो बच्चों, सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होगा उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो बताओ फाइट फाइटेड, नहीं बच्चों फाइटेड तो होता ही नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉट हो जाएगा। उतार लो और ये समझ लो, जो सेंटेंस आई विश से स्टार्ट होगा वह सेंटेंस हमेशा किस में लिखा जाएगा बच्चों, वह सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। उसी तरीके से देखो, सपोजिंग, कभी कभी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है, सपोजिंग, कल्पना करो, वी ब्रैकेट ये आ गया और आगे लिख दिया द मैच, द मैच या द इलेक्शन, या बच्चों इलेक्शन भी चल सकता है। अब बच्चों मैंने आपको कहा कल्पना करो हम चुनाव हार गए, कल्पना करो हम चुनाव हार गए, तो बच्चों वाक्य सपोजिंग से स्टार्ट हो रहा है। यह भी इस बात का संकेत है कि पास्ट सिंपल होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म LOST। बताओ सपोजिंग भी पकड़ लिया आपने, बहुत अच्छा किया बच्चों, सपोजिंग पकड़ में आ गया। अब बच्चों आप जानते हो इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर भी बच्चों अगर मैंने आपको कहा कि अब देर हो गई है, काफी शाम वाम हो गई है, अब अपने को क्या करना चाहिए, घर चलना चाहिए, समय आ गया है जब हमको कहां जाना चाहिए, हमको अब घर जाना चाहिए, क्योंकि घर वाले क्या परेशान हो रहे होंगे कि अभी तक नहीं है, गया था। तो देखो बच्चों सेंटेंस कैसे स्टार्ट करोगे, इट इज टाइम, क्या बोला मैंने, इट इज टाइम, वी ये गो। अब बच्चों टू होम, ध्यान दो बच्चों, गो टू होम कभी नहीं होता, गो के बाद टू नहीं आएगा, गो होम होता है। बताओ सेकंड फॉर्म गो, सब जानते हो, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम वी वेंट होम, ठीक है बच्चों। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बच्चों ये भी बताया गया है कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम नहीं आकर के अगर इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज लास्ट टाइम आ जाए तो आपको बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट यानी हेज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि दिस टेंस इज यूज्ड विद सर्टेन फ्रेजेज, कुछ विशेष फ्रेजेज के साथ में टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों वो जो फ्रेज है वो कौन सा है, एक तो आई विश है जो आपने लिखा है, आई विश है, बहुत अच्छे बच्चों। इसके बाद में देखो ये आई विश आपको आ गया, सपोजिंग आ गया है ना, आई विश आ गया आपको, सपोजिंग आ गया, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ गया। एक होता है बच्चों आई हैड रादर, आई हैड रादर, इस प्रकार का बच्चों अगर सेंटेंस है तो वहां भी क्या स्थिति रहेगी आपकी, वो स्थिति रहेगी, है ना। आई वुड रादर, इसको बच्चों आई वुड रादर बोलो, हेड मत बोलो, इसको क्या बोलो, आई वुड रादर बोलना चाहिए आपको, ठीक है। तो आई वुड रादर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक है बच्चों इफ ओनली, एज इफ एज दो, ये देखो इफ ओनली, फिर है एज इफ एज दो, ये भी बच्चों ध्यान देने लायक बात है। एज इफ एज दो का भी थोड़ी देर में आपको मैं, आप उतारो इसको ताकि मैं इसका प्रयोग करके आपको बता सकूं कि किस तरीके से इनके सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। एज दो है, सपोजिंग आपको लिखाया जा चुका है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम आपको बताया जा चुका है ना। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम रेफरेंस होता है ऐसे सेंटेंसेज में है, वो बच्चों क्या होता है, फ्यूचर या प्रेजेंट होता है, पास्ट नहीं होता है। लेकिन ध्यान दो कि जो जहां बीवर्ब की बात आती है तो बच्चों वर्क का प्रयोग किया जाता है। इनके अंदर ये साथ में जो बताया ना, इनके साथ में आपको वर्क का प्रयोग करना चाहिए, वाज का नहीं करना चाहिए, चाहे कर्ता एक वचन क्यों ना हो। जैसे एक उदाहरण से अपनी बात समझ लो, जैसे बात को समझना, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा शी बिहेव्स, वो ऐसे बर्ताव करती है, एज इफ शी। अब बच्चों आएगा वाज,
और एक आएगा वर, एज इफ शी वर ए प्रिंसेस। वो ऐसे बात करती है हमसे जैसे साहब वो कोई इंग्लैंड की राजकुमारी हो। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब ये है कि एज इफ आ गया जिसका अर्थ होता है मानो, हिंदी में पढ़ते हो ना उत्प्रेक्षा अलंकार, सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शेल पर आता प्रभात। ये उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है टू सीक सम पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना देखी जाती है। ठीक है, जो बच्चों जो उपमेय होता है उसमें उपमान की क्या देखी जाती है, संभावना देखी जाती है, तो उसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेक्षा। अंग्रेजी में अलंकार नहीं होता, पर मैं समझा देता हूं आपको। सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सब जंक्टिव मूड। तो ये जो सब जंक्टिव मूड है ये उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बच्चों यहां संभावना होती है, संभावना। ठीक है, जैसे प्रिय पांच जन्य करस्त हो, मुख लग्नियों शोभित हुआ, कल हंस मानो कंजवन में आ गया लोभित हुआ। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यो कहते कहते उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिम के गणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो बच्चों इस तरीके का जो है संभावना है। तो जरा देखना, शी बिहेव एज इफ, वो ऐसे बर्ताव करती है मानो। तो बच्चों शी वाज गलत है, शी वर है। मैंने आपको कहा ऐसे वाक्यों में आपको वाज की बजाय वर को क्या देना चाहिए, तरजीह देनी चाहिए। तो सब्जंक्टिव वर्ड समझ में आ गया है। अब जो एज इफ कर दो, एज दो भी कर सकते हो। जैसे ही टॉक्स टू मी एज दो यू आर माई बॉस, वो मेरे से बात करता है जैसे कोई मेरा बॉस हो, है ना। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने वो देखा जो मैंने दिखाया, और इस तरीके से आपने ये देखा बच्चों कि ये जो टेंस है ये बहुत अच्छा टेंस है, और ये आपको अच्छे से जो है क्लियर किया जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट शेष नहीं है ना। तो बच्चों वर्क का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वर रिच, वो ऐसे बातें करता है जैसे वो बहुत ज्यादा क्या हो, धनाढ्य हो, बहुत ज्यादा धनवान हो। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, इस तरीके से देखा कि पास्ट सिंपल टेंस जो है इसके जो डिफरेंट यूसेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, बताने आवश्यक थे, मैंने बता दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात। और तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि ऐसा मामला है, इसको उतारें आप एक बार। तो बच्चों अधूरी बात थी अपनी, तो पास्ट सिंपल टेंस के बारे में जितनी बातें बतानी चाहिए वो सारी बताई जा चुकी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसे बच्चों पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जिसे पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अब बच्चों आप इन दो सेंटेंसेस पे गौर करो, उतारो इन दोनों सेंटेंसेस को, इसके माध्यम से आपको क्या समझाने की इच्छा है मेरी, इस बात को समझने की कोशिश आप करो।
तो बच्चों आपने क्या देखा, आपका एक सेंटेंस है कि शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर। क्या कहा गया है कि साहब वो चाय पी रही थी। कब चाय पी रही थी? जब मैं वहां पहुंचा। एलेक्स वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे। एलेक्स जो है कल किताब पढ़ रहा था। तो यहां भी बच्चों आपकी साधारण सी बात यह है कि पहली बात तो आपने क्या जाना कि ये जो टेंस होता है बच्चों, इस टेंस का प्रयोग कहां करते हैं आप देखो, और कैसे करते हैं आप। तो पहले तो इसकी साधारण बातें जानो। साधारण बातें क्या है? साधारण बातें बच्चों एक तो ये है देखो कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। पास्ट सिंपल टेंस बच्चों वो होता है, जैसे मैंने आपको कहा एक सेंटेंस इधर देखना, दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं कि ये ले लो, एलेक्स वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे। तो बच्चों वाज आ रहा है, इसकी जगह वर भी आ सकता है। तो आप जानते हो वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है बच्चों जिसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग किया जाता है? आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बच्चों इसका सूत्र क्या हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का? बहुत आसान है, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा? वाज या वर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा जरा बताना? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आप ये कहना चाहते हो, जैसे मैंने आपको कहा ही वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, ही वॉज रीडिंग ए बुक। अब मैंने कहा इसका प्रश्नवाचक बनाओ, तो क्या करोगे बच्चों? इस बात को आगे लाना जरा एक बार। कैसे बनाओगे? वॉज ही रीडिंग ए बुक। बताओ ये प्रश्नवाचक बन गया, कोई दिक्कत? ओके। अगर आपसे कहा जाए इसका निगेटिव बनाओ तो कैसे बनाओगे? वाज को इधर लाओ और नोट और लगा दो। तो क्या करोगे? ही वाज नॉट। मैंने कहा वाज नॉट भी हो सकता है, वाजंट भी हो सकता है। तो ही वाज नॉट, फिर क्या करोगे? रीडिंग ए बुक यस्टरडे। बच्चों मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लास्ट में आप लिख सकते हो, उसको कोई मनादी नहीं है। और देखो प्रश्नवाचक नकारात्मक इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसको यहां लाओ। तो क्या करोगे? वाज ही, नॉट की जगह जाएगा नॉट, वाज ही नॉट रीडिंग, वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक या वाजंट ही रीडिंग ए बुक। अब बच्चों जैसे हु से स्टार्ट करो, क्या करोगे? हु, ये आ गया आपका वाज, हु वाज। अब सब्जेक्ट तो ही नहीं, सब्जेक्ट तो इसमें हुई है, इसलिए बच्चों ये तो यही रहेगा, है ना। तो हु वाज, फिर आप क्या करोगे? ये आ गया आपका रीडिंग, हु वाज रीडिंग। ठीक है, ए बुक। इस तरीके से ये बनाने का तरीका है, कुछ नहीं है। एक बार एक स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाए, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। यदि आप एचवी को उठा के आगे लाते हो तो अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यदि आप एचवी के साथ नोट का प्रयोग करते हो तीसरे स्थान पर तो अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा, और एचवी आइए नोट आगे आ रहा है तो भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बच्चों मजे की बात समझो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा वर आएगा। पर इस नियम का बच्चों अपवाद यह है कि आई के साथ तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। विशेष बात, पास्ट टेंस में बच्चों आई के साथ में वर का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि वाज का प्रयोग किया जाता है। यदि इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अन्यत्र सर्वत्र आई को क्या माना जाता है? तो बच्चों अगर इस अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अन्यत्र सर्वत्र आई को क्या माना जाता है? बहुवचन माना जाता है। अब बच्चों आपको जैसे ये सेंटेंस दिया आपने क्या कि शी वाज टेकिंग टी व्हेन आई रीच्ड देयर, यानी वो चाय पी रही थी जब मैं वहां पहुंचा। तो कल पी रही थी, अब क्या है? तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भी आप इस प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के लिए करते हो विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड दे हैव नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ में उनका क्या नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से आप पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हो। लेकिन आप इसका प्रयोग बच्चों दूसरी सूरत में भी करते हो कि जब भूतकाल में किसी समय कोई कार्य चल रहा हो, जब भूतकाल में किसी समय कोई कार्य चल रहा हो तो आप कैसे करते हो? पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हो। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं। उस ऊपर वाले सेंटेंस में बच्चों आपने क्या देखा? शी वॉज टेकिंग टी, यानी वो चाय पी रही थी, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा।
तो बच्चों कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो काम है जो लगातार हो रहा है ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, और ये वाला काम जो ये पास्ट सिंपल में, इसको यूं भी समझ सकते हो कि बताओ पहले आप वहां पहुंचे या पहले वो चाय पी रही थी? तो बच्चों आप तो बाद में पहुंचे और चाय तो पी रही थी। कह रहे काम तो दोनों करीब करीब साथ साथ ही हुए। तो आप पहुंचे तो वो चाय पी रही थी, काम तो दोनों ही साथ साथ ही हुए। तो जो काम कंटिन्यू हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, और जो काम उस कंटिन्यूस के साथ में अचानक हो गया है वो पास्ट सिंपल में आएगा। यूं भी कह सकते हैं कि जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो पास्ट सिंपल में आएगा, जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो पास्ट सिंपल में आएगा, जो कम इंपॉर्टेंट हो वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। वो चाय पी रही थी, सो रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मैं वह पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एलेक्स वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। एलेक्स क्या कर रहा था? कल एक किताब पढ़ रहा था। अब बच्चों अगर मैंने सेंटेंस दिया कि पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, क्या सेंटेंस लिख दिया मैंने? देखना, पीपल वर शाउटिंग, पीपल वर शाउटिंग, पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, यानी लोग क्या कर रहे थे जरा बताना। सब जानते हो बच्चों स्लोगन माने क्या होते हैं? नारे, जैसे आप कहते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, है ना। तो पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स का मतलब क्या हुआ? पीपल वर मतलब क्या है? पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ ये लोग क्या लगा रहे थे? लोग नारे लगा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। उसी तरीके से बच्चों अगर मैंने आपको ये कहा, अगर उसी तरीके से मैंने आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया, क्या? द रेन वॉज फॉलिंग एंड द काउज वर ग्रेजिंग। देखो बच्चों, द रेन वाज फॉलिंग। अब बच्चों आप ये कहोगे साहब ये क्या लिखा आपने? अरे बच्चों दो प्रकार से लिखते हैं, इट वाज रेनिंग भी सही है, ये बारिश हो रही थी, और द रेन वाज फॉलिंग छमा छम छम। तो कहने का मतलब बारिश हो रही थी। द रेन वाज फॉलिंग माने बरखा हो रही थी, एंड द काउज, और बच्चों कुछ खास गए हैं हमारे खेत पर, तो वो बताया गया कि एंड द काउज वर ग्रेजिंग। आ गया क्या समझ में? यानी बारिश हो रही थी और गायें चर रही थी। बच्चों क्या हो रहा था बताओ जरा? बारिश तो हो रही थी और गायें चर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि द सेंटेंस इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी और एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पास्ट डेट और टाइम। इसका मतलब किसी पास्ट डेट या पास्ट टाइम, यानी किसी भूतकालीन दिनांक या किसी भूतकालीन दिन या किसी भूतकालीन समय पर अगर कोई घटना घट रही थी तो घट रही थी। इस प्रकार की घटना को आप किस में लिखोगे? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखोगे। किस में लिखोगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस में लिखोगे। अब जरा और देखना, जैसे मैंने आपको कहा शी लॉस्ट हर वॉच व्हाइल शी वॉज स्लीपिंग। देखो क्या बोला मैंने? शी लॉस्ट हर वॉच, यानी उसने क्या गुमा दी? उसने अपनी घड़ी गुमा दी। व्हाइल, ठीक है, तो शी लॉस्ट हर वॉच व्हाइल, ठीक है, व्हाइल शी वाज स्लीपिंग। अब बच्चों यहां मुझे बताओ कि कौन से काम से जुड़ा हुआ है? वो सो रही थी, इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि उसने अपनी घड़ी घुमा दी। अब बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? वो सो रही थी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घड़ी घूमने वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो घड़ी घूमने वाली बात है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी वो कौन से टेंस में लिखी जाएगी? वो बच्चों पास्ट सिंपल में लिखी जाएगी। जो कम इंपॉर्टेंट होगी वो किस में लिखी जाएगी? वो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखी जाएगी। तो बच्चों आपको बताया गया, जैसे हम यूं कह सकते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो ए कंटिन्यूअस एक्शन एज अ बैकग्राउंड फॉर समथिंग मोर इंपॉर्टेंट और मोर ड्रामेटिक। ठीक है, तो बच्चों आप इस बात को समझो कि जो काम महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन तो पास्ट सिंपल में किया जाएगा, और जो कम महत्वपूर्ण कार्य होगा उसका वर्णन किस में किया जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में किया जाएगा। और इससे संबंधित बच्चों एक बात है केवल अंतिम, वो सुन लो और उसके बाद में आपका अटेंडेंस खत्म हुआ है। वो अंतिम बात बच्चों इतनी सी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। बस इतनी सी बात मुझे समझानी है आपको, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं समझाना है। जैसे बच्चों एक सेंटेंस मैंने आपको कहा, क्या बोला? जैसे शी शेड टू मी, वो मुझसे बोली, क्या बोली? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो लड़की मुझसे बोली कि भाई ऐसी बात है, तू बिना बात तेरा टाइम खराब कर रहा है। वो लड़की मुझसे बोली कि तू अपना टाइम बिल्कुल बिना बात खराब कर रहा है। तो बच्चों मैंने देखो इसको कैसे इनडायरेक्ट बनाया, शी
ये शेड टू की जगह क्या आ जाएगा जरा बताओ, टोल्ड, शी टोल्ड मी, दोनों को दैट से जोड़ा, दैट, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये इसका सब्जेक्ट निकल के लाओ आई। अब जो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलो तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आ जाएगा ना, आई वाज, फिर आ जाएगा वेस्टिंग, यू का यूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये इसके अनुसार बदलेगा, इसका पॉजिटिव क्या होगा, माई, ठीक है, और टाइम की जगह आ जाएगा टाइम। बस बच्चों मुझे सिर्फ ये समझाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज ऑलवेज कन्वर्टेड, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है बच्चों उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में, वाइल चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त हो रहा है, ये वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।